की तैयारियों में जुटी बीजेपी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश में होगी कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में होगा मंथन। हरिद्वार जिलाधिकारी ने ली जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। मौनी अमावस्या पर हर हर गंगे से गूंजा हरिद्वार। आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं में लगी होड़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना के संबंध में चर्चा की। साथ ही ट्यूबवेल और विद्युत कनेक्शन दिए जाने, पाइपलाइन बिछवाने के लिए की गई रोड कटिंग मामले के निस्तारण और जमीन से संबंधित मामले आदि के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। साथ ही अधिकारियों से पूछा कि अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि 65% कार्य संपन्न हो चुका है तथा हम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर अग्रसर है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं पटरी पर आने की बजाय बदहाल हो गई है। जिले में सबसे ज्यादा ओपीडी वाले अस्पताल की अव्यवस्थाएं देखकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने जल्द व्यवस्थाएं ठीक न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बता दें, उपजिला चिकित्सालय में करीब 1 साल पहले 22 डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे, जिसमें 4 डॉक्टरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया और 2 डॉक्टर छोड़कर चले गए। इस तरह से अब अस्पताल में केवल 12 डॉक्टर बचे हैं, जिसमें से 4 डॉक्टर छुट्टी पर है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कमी है। जब से डॉक्टर बोरा और कुछ हमारे और साथ के डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, नए डॉक्टरों में सीएमओ साहब ने 4 डॉक्टरों को तो भेजा था, लेकिन 4 में से तो यहाँ 2 ने ज्वाइन किया है, जिसमें से सुनने में आ रहा है कि एक मैडम शायद छोड़ के चली गई हैं। और सामान्य ओपीडी में तो कम से कम 2 डॉक्टरों को होना चाहिए। अभी 1-2 दिन के लिए हमारे बच्चे वाले डॉक्टर साहब भी छुट्टी पे गए हैं और ऑर्थोपेडिक भी छुट्टी पे हैं, तो मरीजों की थोड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ जा रही है। इससे दूर से आने वाले हमारे मरीजों को या तो कुछ नहीं दिखा पाते हैं या तो उनको बहुत लंबा वेटिंग हो पा रहा है। हमारी तो सीएमओ सर से और प्रशासन से यही गुजारिश है कि अगर 1 डॉक्टर और सामान्य ओपीडी में बढ़ जाता है तो जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे सके, जिससे कि अस्पताल आने वाली गरीब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यहाँ भारी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं। 150 से 200 पर्चियां यहाँ रोज कट रही हैं, लेकिन 1 डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है, वो ओपीडी चला रहे हैं। और ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 3 ब्लॉक हैं इसमें। नेपाल से भी यहाँ पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ भारी अव्यवस्थाएं अभी हो रही हैं और जनता काफी परेशान है। एक मैं सभासद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हों, सुचारू ढंग से ये हॉस्पिटल चले, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी है इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। पर्यटन नगरी मसूरी में नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। जहां सार्वजनिक ध्वजारोहण लंढोर चौक पर प्रातः 11 बजे किया जाएगा और इस मौके पर विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश मैथानी ने बताया कि शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया। वहीं नगर पालिका प्रशासन ध्वजारोहण और मिष्ठान वितरित करने सहित शहर के हेरिटेज और ऐतिहासिक भवनों, सरकारी भवनों, शहीद स्मारक आदि पर प्रकाश की व्यवस्था करेगी। आज नगर पालिका द्वारा शहर के सभी संभ्रांत लोगों, हमारे पार्षद वगैरह जितने भी थे, सभी की एक बैठक की गई, जिसमें 26 जनवरी की होने वाले कार्यक्रमों को तय किया गया कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे। उसमें एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें 3 लोग हैं जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनको सम्मानित करने के लिए वो समिति चयन करेगी
और वहाँ पे 7 लोगों को, अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक ध्वजारोहण 11 बजे लंडौर चौक पे होगा। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होना है, जिसका समय निर्धारित किया गया। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। बता दें, पिछले दिनों दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसको प्रदेश में स्थापित करने के लिए बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। अब हमारे मोर्चों के जिले की टीम बनेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रदेश कार्य समिति है इस बार मुनि की रेती में हम लोग कर रहे हैं, जहां G20 भी होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो ऐसा हमने चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा हम जिले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें। बाद में मोर्चों की मंडल की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र और बूथ की टीम, उस तक हम लोग अपने संगठन पहुंचाएंगे। मार्च तक हम लोग अपने पन्ना टीम तक की गठन का हम पूरा कर लेंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सांसद ब्रजभूषण का पुतला फूंका और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन भाजपाओं के नेताओं से ही बेटी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से कुश्ती खिलाड़ियों के साथ भाजपा के सांसद ने शारीरिक शोषण किया है, साथ ही मानसिक शोषण भी किया, जिसको लेकर वह लोग पिछले कई दिनों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। लेकिन भाजपा सरकार सांसद के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इससे साफ होता है कि भाजपा ने जो नारा दिया है वहां सही है, क्योंकि भाजपा नेता से बेटियों को बचाने की जरूरत है और यूथ कांग्रेस किसी भी कीमत पर वीडियो के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और केंद्र सरकार के एक नेता का पुतला फूंका है। वो इसलिए कि जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं उन्हें यौन शोषण का मामला सामने आया है, जो कि बहुत ही शर्मिंदपूर्ण मामला है। जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए हर देश और कंट्री में जाते हैं, उनके साथ ही गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ। आखिर बेटी बचानी किससे? उनके नेताओं से बचानी है, तो जाके वो नेताओं से बचानी है तो आप ये नारे क्यों दे रहे हो? आप कहो ना बीजेपी से बेटी बचाओ, ये कहो कि आप काम करने के लिए आए हैं कि उनके साथ ये छलावा कर रहे हैं खाली। और आपने जो खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का मामला है, बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण मामला है और हम चाहते हैं कि ऐसे उनको सस्पेंड किया जाए और तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आखिर अगर ये सच है तो ऐसा क्यों किया। लोहाघाट में छात्राओं को आत्मरक्षा और कराटे के गुण सिखाने के लिए सेल्फ डिफेंस और कराटे ट्रेनिंग का स्पेशल कैंप लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे 2 एसोसिएशन के सचिव दीपक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चंपावत जिले के कराटे खिलाड़ी राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जिले के लिए कई पदक प्राप्त करेंगे। शिविर में 40 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं समापन समारोह में सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान सचिव दीपक अधिकारी ने बताया कि गर्मियों में स्पेशल ट्रेनिंग शिविर लगाया जाएगा। कैंप लगा हमारा 5 दिवसीय। इसमें जो है काठमांडू से हमारे कोच आए और इसमें हमारे बच्चों को जो है फुमिते का जो एडवांस ट्रेनिंग था वो कराया और काते का एडवांस, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं और उनको जो है बेसिक का पूरा प्रैक्टिस करवाया गया काता फुमिते का। ये आजकल हमारे बच्चों के लिए, खासकर बालिकाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको आत्मरक्षा के तौर पर भी हम लोगों को जो है सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स बताई। सितारगंज पुलिस प्रशासन टीम ने नकुलिया रोड स्थित सिंगल यूज प्लास्टिक की पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि कार्यवाही के समय पॉलीथीन बनाने का कार्य चल रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथीन को बरामद भी किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGT को भी दे दी है। काफ़ी दिनों से अपने सूत्रों से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 kg के आसपास का। कार्रवाई भी जारी है, अभी हम सीज कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई इसमें चलानी और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी उन्हीं अनुसार अभी जारी है।
बहादुराबाद पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है। दरअसल बहादुराबाद क्षेत्र अंतर्गत सुरेश राठौर के घर पर चोरी हुई थी, जिसमें मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को नौकर अंकित की संलिप्तता मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आभूषण और चोरी किए गए लैपटॉप को बरामद किया। बता दें, इस दौरान आरोपी पुलिस को धक्का देते हुए भागने की फिराक में छत से कूद गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आरोपी की उपचार के दौरान मौत हो गई। चोरी के एक मामले में जिसमें माननीय पूर्व विधायक हैं श्री सुरेश राठौर जी, इनके द्वारा थाना बहादुराबाद में कंप्लेन दी गई थी, जिस पर चोरी का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया था। चूंकि उनके कहीं ना कहीं ऐसे डिजी लॉकर से ये चोरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा नोन आदमी के बारे में उनका शक था कि जो मेरे साथ उनके साथ रहता हो या काम करता हो, जिसके द्वारा लॉक को देख लिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में उस लॉक से पैसे निकाल लिए गए हो। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज हो गया था। उनकी जानकारी जब ली गई तो कुछ 5-7 संदिग्ध जो उनको लगे थे, उनके द्वारा नाम उपलब्ध कराए गए थे। तो एक अंकित नाम का जो लड़का था, जो नगीना का रहने वाला बिजनौर का, उसकी संलिप्तता का कहीं न कहीं संदेह आया। उसकी यहाँ प्रेजेंस उनके पाई गई कैंप ऑफिस के पास। इस आधार पर जो है उसको जानकारी करने के बाद उसको बुलवाया गया था, और जिसके द्वारा बताया गया कि हाँ, उसने थोड़ा से लालच में आकर उसको जरूरत थी पैसे की, इसलिए उसने ये चोरी कर ली थी। साथ ही साथ NHRC को भी रिपोर्ट इसमें दे दी गई है। सितारगंज पुलिस ने लकड़ी चोरों पर बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल वन सुरक्षा टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम बरुआ बाग में स्थित आरा मशीन पर साल की लकड़ी चोरी कर चालान किया जा रहा है। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरा मशीन पर छापा मारा। वहीं वारकोली वन विभाग और वन सुरक्षा टीम ने आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया है। का चिरान हो रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। नहीं, लकड़ी के कागज़ नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का, परमिशन है, लाइसेंस है उसका। तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज। लालकुआ में भाजपा मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। नैनीताल जनपद 22 और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, जिनमें नगर पंचायत लालकुआ के सभासद धन सिंह बिष्ट को लालकुआ मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नैनीताल जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बता दें, अध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हमारा संगठन पर्व चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही मेरी जिले में यहाँ नियुक्ति हुई जिला अध्यक्ष के नाते, और उसके तुरंत बाद हमने जिले की कार्यकारिणी गठित की। इसी क्रम में कल यहाँ पर हमारे जो 22 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं, जिसमें कि इस मंडल में हमारे पूर्व में बहुत विभिन्न दायित्वों में रहे वरिष्ठ मृदुभाषी सरल सहृदय ऐसे हमारे पंजी यहाँ पर जगदीश पंजी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बने हैं, और इनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और इनके नेतृत्व में मैं ऐसी आशा करता हूँ निश्चित तौर पर पूरा मंडल एक साथ चल करके एक बहुत अच्छे राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करेगा, और आगामी चुनावों में निश्चित तौर पर हम पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत अच्छे मतों से यहाँ से हम आगे जाएंगे। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं पलायन के साथ जोशीमठ के हालात ने भी चिंता बढ़ा दी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं समाज सेवी रतन सिंह असवाल ने भी दिल्ली के एक्सपर्ट के साथ जोशीमठ का निरीक्षण किया, जिसके बाद IND24 संवाददाता आकोश गौड़ ने समाज सेवी रतन सिंह असवाल से खास बातचीत की। लगातार पलायन पहले से ही एक चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सबको सोचने मजबूर किया है कि आखिर क्या कुछ कारण है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजसेवी रतन असवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के, कि क्या इसके पीछे की पहलू है? देखिए, जोशीमठ जो लैंडस्लाइड है ये कोई नया नहीं है। ये 1976 में मिश्रा कमेटी एक बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्टें दी हैं, और उसके बाद भी कई एक्सपर्ट कमेटियां उसमें बनी हैं, और जो हमारा स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी रिपोर्टें उसमें हैं। लेकिन इस जो जितनी भी रिपोर्टें आई हैं या सरकारों को दी गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है, और ये शासन स्तर पे इसमें अमल में लाया जाना चाहिए था, और स्थानीय प्रशासन को इसको परस्यू करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और आज भी स्थिति वही है कि
पहले थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड होता रहा होगा, दरारें आती रही होंगी, लेकिन अब वो एकदम से ज़्यादा दिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो है मीडिया इसको एक हवा की तरह पेश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। और हमारा जो व्यापार है, पर्यटन उद्योग है या धार्मिक पर्यटन जो हमारे यहाँ होता है, वो इससे प्रभावित होता है। और अगर वो इससे प्रभावित होता तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार और स्वरोजगार पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, समस्या है, उसकी बात की जानी चाहिए, लेकिन सकारात्मक रूप से बात की जानी चाहिए, उस समस्या के समाधान की बात की जानी चाहिए, ना कि सनसनी की तरह। तो अब जिस तरह से वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको टारगेट करके एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो अस्थाई समाधान की बात कहीं पे नहीं हो रही है कि अस्थाई समाधान क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जो जोशीमठ जो समस्या है कि वो राष्ट्रीय योजनाओं की वजह से वो समस्याएं हो रही हैं, समस्याएं हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि हमने एक जो है लूज सॉयल पे या एक कमज़ोर जगह पे हमने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिए हैं, मकान बना दिए, बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, उसकी भार सहने की क्षमता कम हो गई है। सॉफ्ट टारगेट हमारी स्टेट को बना रखा है। और निश्चित रूप से ये लोग जिस तरह से हल्ला करते हैं, इनको समाज में इनको मोमबत्ती गैंग के नाम से जाना जाता है। तो इन लोग जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, इससे हमारे राज्य की जो छवि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो रही है। और जब छवि धूमिल होएगी तो पर्यटन, कहाँ से पर्यटन आएगा हमारे पास, कहाँ से पर्यटक आएगा हमारे पास। धार्मिक पर्यटन एक हमारा एक आर्थिकी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हो सकता है, लेकिन जो वैश्विक पर्यटन है वो मजबूत कड़ी है। तो जब इस तरह की घटनाओं को बड़े बड़े तरीके से प्रचारित किया जाता है, योजनाओं का विरोध किया जाता है, या जो छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो इससे हमारी छवि धूमिल होती है और पर्यटक आने में सोचता है कि भाई कहीं वहाँ जाके मैं फंस ना जाऊँ या मैं किसी आपदा में न फंस जाऊँ। तो इस तरह की मनोवृत्ति को रोकने के लिए सरकारी स्तर पे और मीडिया को थोड़ा सा संयम लेना चाहिए। ग्राउंड जीरो पे यदि आके वो रिपोर्टिंग करे तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। किसी ने कोई वीडियो लोड किया और सोशल मीडिया में डाल दिया, उसी का संज्ञान लेके यदि आप खबर चलाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रतन असवाल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि भ्रम की स्थिति को ना पैदा किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही हैं, और ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरीके से पर्यटन और तीर्थाटन पर निर्भर है। और ऐसे में अगर इसी तरीके की तस्वीरों को दिखाया जाएगा तो सही बात है कि कोई भी उत्तराखंड आने के लिए एक तरीके से सोचेगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, i24 देहरादून। खटीमा शमशान परिसर में बनी दुकान को खाली कराने के लिए भूमि मालिक ने प्रशासन से गुहार लगाई है, जिसकी शिकायत पर खटीमा के उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट मौके पर पहुंचे और दस्तावेज चेक कर मौका का मुआयना किया। साथ ही दोनों पक्षों को एक सप्ताह में विवाद सुलझाने को कहा। वहीं किराएदार का कहना है कि 2004 में यहां दुकान शमशान घाट कमेटी ने उसे 1.5 लाख की पगड़ी पर आवंटित की थी, जिसका किराया वहां समय पर जमा कर रहा है। उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पर भूमि मालिक ने दावा किया कि यहां उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने इसको खाली कराने को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, जिस पर प्रशासन मौका मुआयना करने के लिए पहुंची है। नवनीत वालों ने दी थी, दुकान थी, हमें किराए पे थी, हमसे इसका पैसा लिया गया था, उसकी हमें रसीद दी थी, उन्होंने किरायानामा लिख के दिया था हमको था उसका। हम 2004 से उसमें रह रहे हैं किराएदार में, हमने उनको किराया दिया था। ऐसे 1 लाख के आसपास लिया था हमसे। उनसे बात करेंगे, उनको हम लेकर जाएंगे एचएम साहब के सामने। वाली ज़मीन है, जब से हम लोगों ने वो संभाला, हम लोग तो 4-5 महीने से इनसे रेगुलर कह रहे हैं कि ना किराया दिया जा रहा ना खाली की जा रही है। तो अब हमने शासन प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिर 4-5 साल हो गए हैं कब्जे को, और अभी हमारा 5-6 महीने से इनसे कहा जा रहा है ना किराया दे रहे हैं ना वो कुछ खाली करने को। बोर्ड ने, शमशान कमेटी ने कोई दुकान आवंटित कर दी, हालांकि भूमि जो है किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसके द्वारा कहा गया कि किराए में जो शमशान कमेटी ने गलत दिया गया है, जबकि उसकी भूमि नहीं। हमने रिकॉर्ड भी चेक किए तो ये पाया गया कि ये भूमि जो है भूमिधरी श्रेणी एक की एक व्यक्ति विशेष की है। तो लिहाजा ये जो शमशान कमेटी ने इनको जो किराए में दुकान खोली गई वो गलत खोली गई है। इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आपस में समझौता कर लें, वरना इसको खाली करने का आदेश कर पाते। एक जांच का विषय है, एक बार वो तहसील में उनको तलब किया गया, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, तो वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जोशीमठ के लोगों को जो राहत दी जानी चाहिए थी वहां उन्हें सरकार नहीं दे रही है। वहां के लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा में लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोगों ने अपने दुकान और घरों पर एनटीपीसी गो बैक के नारे लिखे, जिससे साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में एनटीपीसी को लेकर काफी नाराजगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयान अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जबकि अजय भट्ट कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही माहरा ने कहा कि प्रशासन जो राहत सामग्री बांट रही है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। अब ये सरकार के मंत्रियों की सोच है। एक मंत्री इसरो की रिपोर्ट बंद करवाता है, दूसरा मंत्री अधिकारियों को हटने के लिए कहता है, तो काम कौन करेगा? लोगों की बात कौन सुनेगा? मंत्री वहां रहते नहीं, पिकनिक मना के वापस आ जा रहे हैं। तो जब अधिकारी वहां रुकेंगे तभी तो आवाम की बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, तभी तो जो वहां कदम उठाए जा रहे हैं उन पर नजर रखेंगे। तो ये खाली ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। मेन फोकस होना चाहिए जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, उसके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएं। मुख्यमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केदारनाथ त्रादशी में जो बीजेपी के साथियों ने किया था, जो ट्विटर हैंडल्स चले थे, उसका भी तो संज्ञान ले लें। कांग्रेस कम से कम एआईसीसी से बैठक करके अपने साथियों को वहां मदद करने के लिए भेज तो रही है। देश के सर्वोच्च साइंटिस्टों को और सर्वोच्च जूलॉजिस्ट को भेजने का अभी तक समय नहीं मिला। इसरो की रिपोर्ट को बंद करने से अच्छा था जो वहां के बचाव के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठा लेने चाहिए। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब फिर से दोष विपक्ष को देने का काम कर रही है। तो जैसा कि हमने देखा, अभी फिलहाल जोशीमठ के जो हालात हैं काफी बिगड़े हुए हैं। लगातार भू धसाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और बता दें कि बस जोशीमठ ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी यहाँ भू धसाव जो है बढ़ता जा रहा है। सीमा से लगे हुए जो और भी गांव हैं वहां पर भी भू धसाव की स्थिति देखने को मिली है। और ऐसे में सरकार जो है लगातार कार्यरत है, लगातार जो है मदद लोगों की जा रही है। लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपस में वार पलटवार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहत लोगों के लिए काफी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने कोटद्वार में 2 दिवसीय कैप्सूल कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य के कई स्टील कारोबारियों ने भाग लिया। बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर स्टील की गुणवत्ता को लेकर कारोबारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिससे कि कारोबारी स्टील गुणवत्ता के मानकों को जान सके, साथ ही अच्छे से काम भी कर सके। भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से स्टील प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है और उसमें जो हमारे लाइसेंस धारक हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कि वो हमारे मानकों को ठीक से समझ पाएँ, उसके अनुसार ठीक से टेस्टिंग कर पाएँ और जो वो प्रोडक्ट बनाएं वो हमारे स्टैंडर्ड से जो क्वालिटी मिलनी चाहिए उसके अनुसार हो। तो इसके लिए आज हम ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का हमने रखा है उनके लिए। आज इसमें हम सारा उनको टेक्निकल जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए वो उनको बताएंगे। एक इंडस्ट्री में उनको लेके जाएंगे उस लैब में और उनको सारा जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है उनको किस तरह से सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए वो उनको तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।